प्रिय विद्यार्थियों, हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल के संबंधों की बात कर रहे थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करती हूँ कि जब अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास अर्थशास्त्रियों ने किया तो इन्होंने जहाँ एक और मार्शल की बात अगर हम करते हैं और रॉबिन्सन की बात करते हैं, तो जहाँ एक और मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बताया है, वहीं दूसरी ओर रॉबिन्सन ने इसे मानव विज्ञान माना है। मानव विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र सभी व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे वे समाज के सदस्य हों या न हों। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अर्थशास्त्र केवल सीमित साधनों से साध्य को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त वितरण का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सीमित साधनों के परिणाम में वृद्धि करने के प्रयासों के लिए भी समुचित अध्ययन करता है। इसी कारण से अनेक आधुनिक अर्थशास्त्री बढ़ती हुई आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों की संख्या में वृद्धि करने की विधियों को अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास की समस्या को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया जाता है। ये तो बात हुई अर्थशास्त्र की। अब हम जब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हाउ इट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आर्थिक भूगोल का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ, कमर्शियल ज्योग्राफी के रूप में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक भूगोल को मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानता और असमानता का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार आर्थिक भूगोल उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित नवीन क्रियाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन माना जाने लगा। अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल की विषय सामग्री में कोई विशेष अंतर नहीं है, बल्कि मौलिक अंतर दोनों की अध्ययन विधियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि विषय सामग्री में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन दोनों को पढ़ने का जो अप्रोच है, दोनों में जो स्टडी और एनालिसिस की जो अप्रोच है, जो उपागम है, जो विधि है, उसमें अंतर मिलता है, जिसकी वजह से हम अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल को अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जहां अर्थशास्त्र एक वर्गीकृत विज्ञान है, क्लासिफाइड साइंस है, जिसमें आर्थिक तत्वों के क्रमबद्ध विश्लेषण पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, स्पेशल साइंस है, जो विभिन्न आर्थिक तथ्यों के स्थानिक वितरण तथा उससे उत्पन्न विभिन्न प्रतिरूपों की व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की सामान्य आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः जिन वर्गों में विभक्त किया जाता है वे हैं उपभोग, कंजम्पशन, उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज, वर्ण, डिस्ट्रीब्यूशन और राजस्व, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन सभी आर्थिक वर्गों का अध्ययन किया जाता है, पर स्थान क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है। कहाँ कैसा है इन तत्वों का स्वरूप। वर्तमान समय में किसी प्रदेश की वस्तु विशेष के उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उसके आर्थिक स्वरूप पर उस क्षेत्र या उसके समीप स्थित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय दशाओं का ही नहीं, बल्कि जो स्थानिक भूदृश्यों का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक भूदृश्यों के विश्लेषण में अधिकांशतः अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तथा उद्धृत आर्थिक परिकल्पनाओं, सिद्धांतों और मॉडल्स का प्रयोग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए वॉन थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, लॉश का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। क्रिस्टॉलर बेसिकली पहले ज्योग्राफर माने जाते हैं जिन्होंने ज्योग्राफिकल अप्रोच से सिद्धांत दिया। इससे पहले के सिद्धांत इकोनॉमिक्स से हमने लिए हैं भूगोल के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, रोस्टो का आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत, डाल्टन का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत आदि, ये सब जो है, ये सिद्धांत और मॉडल्स जो हैं, ये आर्थिक भूदृश्य के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं, अर्थशास्त्रियों द्वारा किए जाते रहे और उसके बाद आर्थिक भूगोलवेत्ताओं ने भी इनको अपनाया। ऐसे अनेक सिद्धांत और मॉडल्स आर्थिक भूगोल के विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके प्रतिपादक एवं समर्थक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। संसाधन संकल्पना तथा संसाधनों की प्रकृति, उपयोग, प्रबंधन एवं संरक्षण संबंधी अध्ययन अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल में समान रूप से किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाने वाले जनांकीय संक्रमण मॉडल का उपयोग अर्थशास्त्र की तरह आर्थिक भूगोल में भी किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आर्थिक भूगोल के व्यावहारिक पक्षों के विश्लेषण में आर्थिक और जो अर्थशास्त्र के जो मामले हैं उनका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है, और ये
किसी भी भूदृश्य को स्पष्ट करते हैं। एक संगठन या स्थानिक संगठन की कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन आर्थिक भूगोल का वास्तव में महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके 3 प्रमुख संगठक हैं: अधिवास, यातायात व संचार के साधन और भूमि उपयोग करने वाले कार्य यथा कृषि, खनन व उद्योग आदि। कार्यात्मक संगठन के निर्माण में जिन तत्वों का योगदान पाया जाता है उनमें प्रमुख है अधिवास इकाई, केंद्रीयता, स्थानीयकरण, अंतर संबंध, क्षेत्रीय संबद्धता एवं असंबद्धता, केंद्रीय संगठन तथा स्थानिक संबंध इत्यादि। आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन का अधिक महत्व है, प्रादेशिक नियोजन का। इतना ही नहीं, आजकल आर्थिक विकास के साथ ही विकास पर भी बल दिया जाने लगा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र की बैसाखी है, जो इसके बिना पंगु दिखलाई पड़ेगा। अब हमने जब ये दोनों बातें कही तो अब हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि यदि हम विचार करें तो हम पाएंगे कि अर्थशास्त्र की बहुत सारी अध्ययन सामग्री और अध्ययन विधि भूगोल, विशेषकर आर्थिक भूगोल से उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक भूगोल ही अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है, बल्कि अर्थशास्त्र भी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों के लिए आर्थिक भूगोल पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु आर्थिक क्रियाओं और संसाधनों की पृष्ठभूमि को जानने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, क्षेत्रीय स्थिति, संचित भंडार, नवीनीकरण की संभाविता आदि का सम्यक वितरण आर्थिक भूगोल के अध्ययनों और निष्कर्षों से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, सेवाओं आदि से संबंधित स्थानिक आंकड़े, चाहे वो क्षेत्रानुसार हो या प्रदेशानुसार हो, वे आर्थिक भूगोल के सर्वेक्षणों से सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक भूगोल के नियमों व सिद्धांतों के परीक्षण के लिए भिन्न भिन्न प्रकृति वाले भौगोलिक प्रदेशों को आधार बनाया जाता है, और ये जो भौगोलिक प्रदेशों का आधार बनते हैं उसी से हम विषमता को समझकर और इस विषमता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भूदृश्यों के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जो एक यूनानिमस स्वरूप मानकर पृथ्वी का जब सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं तो वो उसमें कई सारी कमियां प्रैक्टिकली रह जाती हैं। उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है फील्ड में, वो उतनी सही नहीं होती है, उतनी शुद्ध नहीं होती है। इतना ही नहीं, आर्थिक भूगोल के नियमों और सिद्धांतों के परीक्षण के लिए भिन्न भिन्न प्रकृति वाले भौगोलिक प्रदेशों को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र का अत्यंत निष्ठा व रक्त का संबंध है, क्योंकि दोनों की रगों में एक ही रक्त अर्थ का प्रवाह हो रहा है। तो दोनों की आत्मा एक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे को जहां आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वहीं अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोलवेत्ता को मॉडल्स और सिद्धांत परिकल्पनाएं या विधियां प्रस्तुत करता है, जिससे वो जो उसके विश्लेषण में, उसके अध्ययन में सहायक सिद्ध हो। तो हमने पिछले लेक्चर्स में आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझा है। आगे के टॉपिक्स पे हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।